हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग भी ये सेकेंड सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एमसीक्यू बेस पर पेपर देने वाले हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अपने एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं वो सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बताने वाली हूँ जो इस बार 2026-27 के एग्जाम में ऑल यूनिवर्सिटी में आने वाला है, जहां पर OMR शीट पर पेपर होने वाला है। आपके सिलेबस की टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आज की वीडियो में देखेंगे और आपकी टोटल 8 यूनिट्स को हमने पढ़ा भी दिया है। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट महा मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ लाइंस इन ए सोनेट। सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? तो 14 लाइन होती हैं, आप जानते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, विच पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलेजी? पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और यूलिसेस। देखो यहाँ 4 पोएम्स का एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें से कौन एलेजी पोएम है? तो लिसिडस जो है ये एलेजी पोएम है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ए बैलेड इज टिपिकली। तो बैलेड टिपिकली क्या होता है? इट इज़ ए नरेटिव पोएम मीन्ट फॉर सिंगिंग, मतलब ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जो इसमें सिंगिंग होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए सारे यूनिट से बनने वाले एमसीक्यूज आपको मैं बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिक पोएम? तो एपिक पोएम कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से? तो पैराडाइज लॉस्ट जो है ये आपकी पोएम है एपिक पोएम, क्योंकि ओड टू ए नाइटिंगेल तो ये ओड है। माई लास्ट डचेस तो आप जानते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लिसिडस आप जानते हैं इलेजी पोएम है। तो एपिक पोएम कौन सी हुई? पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ए पैट्रियार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू। देखो पैट्रियार्कन सोनेट जिसको इटालियन सोनेट कहते हैं और इंग्लिश सोनेट जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, दोनों में 14 लाइन होती हैं, ठीक है। चाहे इंग्लिश सोनेट हो या इटालियन सोनेट हो, 14 लाइन होती हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो जो पैट्रियार्कन यानी इटालियन सोनेट होता है ये 14 लाइन का होता है, जिसमें 8 लाइन का ऑक्टेव, 6 लाइन का सेस्टेट होता है। तो ये ऑक्टेव एंड सेस्टेट में बटा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इलेजी इज ए पोएम रिटन टू एक्सप्रेस। इलेजी का मतलब शोक गीत में, जिसमें शोक गाया जाता है, शोक लिखा जाता है, यानी कि सैडनेस। पोएट का कोई खास इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो ये इलेजी पोएम लिखी जाती है किसी इंसान की मेमोरी, मतलब याद में। तो ये जो होती है मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग का मतलब उदासी। अगर मॉर्निंग की जगह आपको दे दे, अगर आपको दे दे लेमेंट, तो आप लेमेंट वाला टिक करेंगे। लेमेंट और मॉर्निंग दोनों की जगह अगर आपको सैडनेस दे दे या डेथ दे दे, कुछ भी, तो आप वही टिक करोगे, क्योंकि इसमें मरने का शोक मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बैलेड यूजुअली डील्स विद, तो फोक स्टोरीज एंड लेजेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, विच फीचर इज इसेंशियली टू एन एपिक। एपिक के लिए कौन सा फीचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? कौन सा फीचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एपिक के लिए? तो आप एपिक जानते हो ना कि लंबी पोएम होती है जिसमें किसी हीरो के अच्छे कामों को दिखाया जाता है। तो ग्रैंड थीम एंड हीरो, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ए शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ। शेक्सपियरियन सोनेट किसका बना होता है? तो शेक्सपियरियन सोनेट में 14 लाइन होती है। अब ये 14 लाइन 4 पार्ट में बटी होती है। 4 लाइन का क्वाट्रेन, 4 लाइन का क्वाट्रेन, 4 लाइन का क्वाट्रेन, 2 लाइन का कपलेट। 4 दूना 8, फिर 4 तियाई 12, फिर 13 14, मिला के हो गई तो टोटल 14 लाइन्स।
तो 3 क्वैट्रेन होते हैं, क्वैट्रेन 4 लाइन का होता है, तो 3 क्वैट्रेन और एक कपलेट, कपलेट 2 लाइन का होता है। तो शेक्सपियरियन सोनेट बना होता है 3 क्वैट्रेंस एंड ए कपलेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, विच पोएट रोट फेमस इलेजीज? शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, जॉन मिल्टन, जॉन किट्स। तो फेमस पोएट जो हैं जिन्होंने इलेजीज लिखी हैं वो है थॉमस ग्रे। ये एक इलेजी लिखने वाले पोएट थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये बात याद रखिएगा। अगला है, द रिफ्रेन इज कॉमनली फाउंड इन। तो रिफ्रेन किस में पाया जाता है ज़्यादातर? तो ये बैलेट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, एन ओड इज जनरली। तो ओड क्या होता है? ओड इज़ ए लिरिकल पोएम प्रेजिंग समथिंग, यानी कि इसमें ये एक लिरिकल पोएम होती है और प्रेजिंग मतलब प्रशंसा या तारीफ करना। तो इसमें किसी वस्तु की, किसी प्लेस की, किसी जगह की, किसी थिंग की तारीफ की जाती है। और जॉन किट्स को एक ओड पोएट के नाम से जाना जाता है क्योंकि जॉन किट्स ने बहुत ज़्यादा पोएम ओड लिखी है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज स्पोकन बाय। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पहली यूनिट पढ़ेंगे तो सारा आपका वहीं से ये एमसीक्यूज़ बन रहा है। टोटल 8 यूनिट से बनने वाले पूरे एमसीक्यूज़ बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिंगल स्पीकर होता है जो बोलता है और लिसनर होते हैं जो बिना कुछ बोले सुनते रहते हैं। तो ए सिंगल स्पीकर, ऑप्शन ए आपका राइट है। माई लास्ट डचेस इज रिटन बाई। तो ये लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। माई लास्ट डचेस ये पोएम आपके सिलेबस में दी गई है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा करते थे। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एन एपिक ऑफन बिगिंस विद। जो एपिक पोएम होती है वो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। तो ऑफन प्राय इसकी शुरुआत, बिगिंस मतलब शुरुआत किसके साथ होती है? तो इन्वोकेशन टू द म्यूज, इसी के साथ इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ पोएम एक्सप्रेसेस डीप पर्सनल फीलिंग्स? विच टाइप ऑफ पोएम, किस तरीके की पोएम डीप पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, दिखाती है? तो जो ओड पोएम होती है इन चारों ऑप्शन में से वो काफ़ी ज़्यादा डीप पर्सनल फीलिंग्स यानी बहुत ही गहरी फीलिंग्स एक्सप्लेन करती है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द शेक्सपियरियन सोनेट हैज़। विलियम शेक्सपियर की सोनेट में क्या होता है? 10 लाइन्स नहीं होती, नो राइम्स, ये गलत है। राइम होती है, ओनली कपलेट्स, नो, ये भी गलत है। तो क्या सही है? 14 लाइन्स, 14 लाइन होती हैं विद ए यूनिक राइम स्कीम, एक बहुत ही यूनिक राइम स्कीम के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए, इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये पोएम आपके सिलेबस में दी गई है। ये पोएम आपके सिलेबस में दी गई है, बहुत लंबी पोएम है और पूरी मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। थॉमस ग्रे की पोएम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, बैलेड्स वर ओरिजिनली पास्ड ओरली एमंग पीपुल, यानी कि इसको मुंह से गाया जाता था, ओरल इसको गाया जाता था, मौखिक होता था और ये ओरली लोगों तक ट्रांसफ़र होता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ड्रामेटिक मोनोलॉग रिवेल्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या रिवेल करता है, क्या दिखाता है? कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर, एक स्पीकर जो कि बोलने वाला होता है, नरेटर जो होता है उसके कैरेक्टर को दिखाता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए, ए हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ। हीरोइक कपलेट हमेशा 2 लाइन का होता है जिसको हिंदी में वीर दोहा कहा जाता है। ये 2 लाइन का राइमिंग कपलेट होता है जो कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। अब अगर आपको एम्बिक पेंटामीटर समझ नहीं आ रहा तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अपनी यूनिट नंबर 2 देखना होगा क्योंकि मैं सब आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ कि राइम स्कीम क्या है या एम्बिक पेंटामीटर क्या है। हीरोइक कपलेट को एम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं तो इसमें कितने सिलेबल्स, कितने फीट होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपका
आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैंक वर्स इज रिटन इन। ब्लैंक वर्स भी एक तरीके का स्टैंजा फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंजा फॉर्म होता है, जो कि आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? यूनिट नंबर 2 में। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 2। तो ब्लैंक वर्स इज रिटन इन, तो ये लिखा जाता है। ब्लैंक मतलब एकदम खाली होता है, इसमें कोई राइम स्कीम वगैरह नहीं होती। तो अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, अगर आप यूनिट नंबर 2 पढ़े होंगे ना तो सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारा MCQ वहीं से तो आएगा। कुछ भी आपका बाहर से नहीं आएगा। आप ये सोचेंगे सिलेबस का पढ़ें या ना पढ़ें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस से ही आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है? वहीं से MCQs आएंगे। तो जो ब्लैंक वर्स है उसके बारे में यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये लिखा होता है कैसे? अनराइम्ड। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती, तुक नहीं बनती। अगला है, द स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज़ हाउ मेनी लाइन्स? 9 लाइन्स। 9 लाइन होती है आपकी। स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती है, और ये भी मैंने यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका राइट है। टर्जारीमा फॉलो विच राइम स्कीम? टर्जारीमा भी यूनिट नंबर 2 में आपने पढ़ा है मेरे साथ। टर्जारीमा में जो राइम स्कीम होती है वो होती है ABA, BC, B, CDC। ये इस तरीके से होती है। राइम स्कीम पूरा पोएम दिखाकर पढ़ाकर समझाया था यूनिट नंबर 2, आप ज़रूर देखिएगा। अगला है, हीरोइक कपलेट्स वर वाइडली यूज्ड बाई। तो इन चारों ऑप्शन में से हीरोइक कपलेट को सबसे ज़्यादा किसने यूज़ किया? तो अलेक्जेंडर पोप ने किया। ऑप्शन ए आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, ब्लैंक वर्स वाज पॉपुलराइज्ड इन इंग्लिश बाई। तो ब्लैंक वर्स को इंग्लिश में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर करता है? किसकी वजह से ब्लैंक वर्स इंग्लिश लिटरेचर में कब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है? हेनरी होवार्ड एंड अर्ल ऑफ सरे की वजह से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन स्टेंजा इज। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा का राइम स्कीम होता है ABA, BB, CBCC। तो अब आपको राइम स्कीम पहचाना नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट 1, यूनिट 2 दोनों आपको देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 में पूरा राइम स्कीम पहचानना आपको बता दिया है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, देखिए, टर्जारीमा वॉज फर्स्ट यूज बाई। तो टर्जारीमा को सबसे पहली बार यूज दांते ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ये इटालियन पोएट थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट है। अगला, हीरोइक कपलेट इज मेनली यूज्ड फॉर। तो हीरोइक कपलेट का यूज़ अक्सर किसके लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ होता है नरेटिव एंड स्पिरिचुअल पोएट्री के लिए। और विलियम शेक्सपियर भी अपने सोनेट में नेक्स्ट का दूसरा नीचे की 2 लाइन हमेशा हीरोइक कपलेट ही लिखते थे। यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, ब्लैंक वर्स इज कॉमनली यूज्ड इन। तो ये यूज़ होती है ड्रामा एंड एपिक पोएट्री में। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, द लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसेरियन स्टेंजा इज। स्पेंसेरियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती है, तो ऊपर की 8 लाइन लगभग सेम होती है, लेकिन लास्ट की जो 1 लाइन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो थोड़ा अलग लिखी होती है, जिसको अलेक्जेंड्राइन या हेक्सामीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, टर्जारीमा क्रिएट्स ए सेंस ऑफ। तो टर्जारीमा कैसा सेंस क्रिएट करता है? कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, हीरोइक कपलेट्स यूजुअली हैव। तो हीरोइक कपलेट में क्लोज्ड सेंस होते हैं, यानी कंप्लीट थॉट होती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, ब्लैंक वर्स डज नॉट इंक्लूड। ब्लैंक वर्ड्स में क्या यूज़ नहीं होता? रिदम, राइम, मीटर, एम्बिक, स्ट्रक्चर। तो ब्लैंक वर्ड्स में राइम यूज़ नहीं होता। ऑप्शन बी आपका राइट है। बल्कि रिदम, मीटर, एम्बिक, पेंटामीटर सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया है, पोएटिक डिवाइसेस में आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, स्पेंसेरियन स्टेंजा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। स्पेंसेरियन स्टेंजा को किसने इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज़ किसने किया था? तो अलेक्जेंडर नहीं, एडमंड स्पेंसर ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इसको स्पेंसेरियन स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है।
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, टर्जा रीमा इज बेस्ड नोन फॉर फ्रॉम विच वर्क। टर्जा रीमा इज बेस्ट नोन फॉर विच वर्क। टर्जा रीमा किस वर्क के लिए जाना जाता है? तो डिवाइन कॉमेडी के लिए, क्योंकि देखो डिवाइन कॉमेडी में ही दांते ने सबसे पहले टर्जा रीमा को यूज़ किया था, तो इसलिए डिवाइन कॉमेडी। अगला क्वेश्चन है, हीरोइक कपलेट लाइन्स आर यूजुअली, तो इक्वल इन लेंथ, ये लेंथ में बराबर होती है क्योंकि ये 2 लाइन की होती है, एकदम सेम होती है। अगला है, ब्लैंक वर्स इज ऑफन यूज्ड इन शेक्सपियर सोनेट्स, क्योंकि ब्लैंक वर्स को विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स में यूज़ किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेंसेरियन स्टेंजा इज मेनली यूज्ड इन, तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में क्या यूज़ होता है? तो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ, पिछले 4-5 सालों से जो कुछ रिपीट हो रहा है इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अगला है, व्हाट डज थीम इन पोएट्री रिफर टू, तो व्हाट डज थीम जो होती है पोएट्री में क्या रिफ़र करती है? तो देखो कोई भी थीम जो होती है पोएट्री में, किसी भी पोएम में, वो थीम क्या बताती है? सेंट्रल आइडिया बताती है उस पोएम के बारे में, या वो पोएम क्या मैसेज दे रही है उसके बारे में थीम से पता चलता है। तो सेंट्रल आइडिया और मैसेज पोएट्री में थीम से ही पता चलता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, राइम स्कीम इज, तो राइम स्कीम का मतलब होता है द पैटर्न ऑफ राइम्स इन ए पोएम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यानी कि जो पूरी पोएम लिखी होती है, ये पूरी जो पोएम लिखी होती है, तो लास्ट वाला जो वर्ड होता है आपस में तुक बनाता है, चाहे पहली लाइन दूसरे के साथ मैच करे, या पहली दूसरे के साथ, या पहली तीसरे के साथ मैच करे, या दूसरी चौथे के साथ मैच करे, इस तरीके से होता है। और विलियम शेक्सपियर की पोएम में तो आप जानते ही हैं इस तरीके से होता है ना, ए बी, पहली वाली तीसरे के साथ, दूसरी वाली चौथे के साथ, ऐसे लाइन मैच करती है। तो सारी पोएम्स में अलग अलग होता है, हर पोएट अपने हिसाब से लिखते हैं, तो राइम स्कीम पहचानना मैंने आपको पढ़ा दिया है यूनिट नंबर 1 में। अगला है, फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज टू, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है जो भी वर्क लिखा जा रहा है पोएट्स के थ्रू, उसमें ज़्यादा इफेक्ट लाने के लिए, क्रिएट स्पेशल इफेक्ट और मीनिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला, इन्वर्जन इन पोएट्री मीन्स, पोएट्री में इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा कर देना, तो वर्ड्स को उलट पुलट दिया जाता है। ये सब मैं आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ा चुकी हूँ इन्वर्जन के बारे में। तो चेंजिंग नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, जो नॉर्मल वर्ड्स लिखा होता है उसको चेंज करके उलट पुलट कर देते हैं, वही इन्वर्जन होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी आप अपनी जब बुक में कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं या कोई ड्रामा पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ ऐसे लिखना होना चाहिए, तो लगता है बुक में मिसप्रिंट हो गया, गलत हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता, मिसप्रिंट नहीं होता, कभी कभी राइटर्स इन्वर्जन का यूज़ करके जो वर्ड्स बाद में लिखना होता है उनको पहले लिख देते हैं। जैसे आपको कहना है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपके मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल आपने बाद में कहा, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ आप पहले कह रहे हैं। तो स्कूल मैं हूँ जा रहा, स्कूल हूँ मैं जा रहा, स्कूल हूँ मैं जा रहा, आप उल्टा बोल रहे हैं ना, ये इन्वर्जन हो रहा है, उलट पुलट हो रहा है। तो इंग्लिश में भी ऐसा होता है, ठीक है, उलट पुलट दिया जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द राइम स्कीम ऑफ ए पोएम इज यूजुअली शोन बाई, तो राइम स्कीम जो होती है पोएम्स में वो किसके थ्रू दिखाई जाती है? तो वो लेटर्स के थ्रू दिखाई जाती है, ABCDEFGHIG इस तरीके से। तो लेटर्स लाइक ABC इस तरीके से दिखाया जाता है, उसको लेटर्स के थ्रू दिखाया जाता है। पूरा यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख कर तैयार ज़रूर कीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट MCQ है, विच इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच। विच इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें से थीम नहीं है, रिदम नहीं है, लाइन नहीं है, लेकिन मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, इन्वर्जन इज मेनली यूज टू, इन्वर्जन किसके लिए यूज़ होता है इंग्लिश वर्क में, इंग्लिश लिटरेचर में? तो मेंटेन, मीटर और इम्फेसाइज। ऑप्शन डी आपका राइट है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी भी मैं आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ा चुकी हूँ। इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था जॉन किट्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट है। अगला है नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन्स। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी और मिस्ट्री। तो अनसर्टेनिटी और मिस्ट्री को एक्सेप्ट करना। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मेरे प्यारे बच्चों। यही सारे एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं। द वर्ल्ड इज ए स्टेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो द वर्ल्ड इज ए स्टेज एग्जाम्पल है मेटाफर का। फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का एग्जाम्पल है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट है इन्वर्जन कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन। तो इन्वर्जन कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन सेंटेंस ऑर्डर इज अनयूजुअल। जो वर्ड्स को उलट पुलट देते हैं, जो जैसे सामान्य नॉर्मल जो वर्ड्स लिखा होता है उनको उलट पुलट देंगे तो इन्वर्जन हो जाएगा, तो उसको हम इन्वर्जन से जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी राइट है। अगला है थीम इज यूजुअली। तो थीम का मतलब होता है हिडिंग मीनिंग और आइडिया या सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया। अगला मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है विच राइम स्कीम इज यूज्ड इन ए शेक्सपियरियन सोनेट। विलियम शेक्सपियर की हर सोनेट का राइम स्कीम ये होता है। ऑप्शन नंबर बी। यूनिट नंबर 1 में आपको मैंने पढ़ाया है। ए बी सी डी ई एफ जी जी। कैसे मैच करेगा बच्चों? आप नहीं जानते तो यूनिट 1 ज़रूर देखिएगा। अगला है एज ब्रेव एज ए लायन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सीमिली यानी कि उपमा। हिंदी में आप लोग उपमा अलंकार पढ़ते हो, वही अलंकार इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। सीमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, जिसमें तुलना होती है। एज ब्रेव एज ए लायन यानी शेर की तरह बहादुर। तो हिंदी में भी आप लोग कहते हैं, जब आप उपमा अलंकार लिखते हैं तो उदाहरण लिखते हैं ना कि ये वह शेर की तरह बहादुर है। तो इंग्लिश में जब हम सीमिली लिखेंगे तो उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे एज ब्रेव एज ए लायन, शेर की तरह बहादुर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इन्वर्जन इज आल्सो कॉल्ड एनेस्ट्रॉफी। ऑप्शन डी राइट है। इंग्लिश लिटरेचर में इसको एनेस्ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है नेगेटिव कैपेबिलिटी हेल्प ए पोएट टू। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी पोएट की किस चीज़ में हेल्प यानी कि मदद करती है? तो ये मदद करती है एक्सेप्ट डाउट। डाउट को एक्सेप्ट करने में विदाउट इरिटेशन, किसी भी इरिटेशन के बिना डाउट को एक्सेप्ट करने में नेगेटिव कैपेबिलिटी पोएट्स की हेल्प करती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए फिगर ऑफ स्पीच। इन चारों में से फिगर ऑफ स्पीच कौन सा नहीं है? तो मेटाफर, सिमिली या पर्सोनिफिकेशन, ये सब फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो राइम स्कीम फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ये एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस है जिसका यूज़ पोएट करता है अपने पोएट्री को लिखने के लिए। तो राइम स्कीम पोएटिक डिवाइस है। बाकी मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विच इज़ नॉट ए फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा नहीं है इन चारों में से? तो वो है राइम स्कीम। ऑप्शन सी राइट है। अगला है राइम स्कीम फोकस ऑन। तो राइम स्कीम फोकस करता है साउंड पैटर्न पर, यानी कि जो हमारी साउंड मैच करता है। हर पोएम की लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसकी राइम मैच करती है, उसकी तुक बनती है, वही होता है राइम स्कीम। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है थीम ऑफ ए पोएम कैन बी अंडरस्टूड बाई। तो पोएम का थीम हम समझ सकते हैं ओवरऑल मीनिंग ऑफ पोएम, यानी कि थीम से हम समझ सकते हैं पूरी पोएम की मीनिंग को। ऑप्शन डी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ सोनेट 116। तो सोनेट 116 जिसको कहते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो उसका थीम क्या है? उसका थीम है ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट एंड अनचेंजिंग, कि सच्चा प्यार स्थिर होता है और कभी भी बदलता नहीं है। यही तो थीम है। यूनिट नंबर 4 में तो आपको पढ़ाया है ना, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है सब कुछ। व्हाट डज मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिफर टू।
तो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स क्या रिफ़र करता है इस पोएम में? पोएम का जो टाइटल है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो उसमें मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब होता है स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल यूनियन, यानी कि दो लोग जब मिल गए, उनका मिलन हो गया, वो एक हो गए, तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन लव इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। लव इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये जो फ्रेज़ है इसमें विलियम शेक्सपियर ने कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है? तो विलियम शेक्सपियर ने मेटाफर को यूज़ किया है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द एवर फिक्स्ड मार्क सिम्बोलाइजेज। एवर फिक्स्ड मार्क क्या सिम्बोलाइज करता है? तो ये जो फ्रेज़ विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में यूज़ किया है, इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ लव, यानी कि स्टेबिलिटी मतलब स्थिर, एक जगह टिका हुआ, स्थिर, जो हमेशा एक जगह है, अपने प्रेमी से अलग नहीं होता। परमानेंट मतलब ये परमानेंट होता है, कभी बदलता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ट्रू लव के बारे में बहुत अच्छे से ये पोएम डिफाइन करती है। ट्रू लव आप ज़रूर पढ़िएगा, मतलब ये पोएम आप ज़रूर पढ़िएगा। आपको पूरी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, पढ़कर आपको पता चलेगा सच में विलियम शेक्सपियर ने कितना अच्छा बताया है ट्रू लव के बारे में। अगला है, इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क सजेस्ट दैट लव। ये जो लाइन है, इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, ये क्या सजेस्ट करती है? प्यार के बारे में। ये सजेस्ट करती है कि लव जो है गाइड लाइक ए स्टार, सच्चा प्यार एक स्टार की तरह लोगों को गाइड करता है, सही रास्ता दिखाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट डज टाइम सिकल सिंबलाइज। टाइम सिकल ये भी आपका जो फ्रेज है विलियम शेक्सपियर ने लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पोएम में यूज़ किया है, जिसका मतलब है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि मृत्यु या विनाश। टाइम सिकल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे वक्त के साथ, समय के साथ इंसान की जो फिज़िकल ब्यूटी है, ये शारीरिक बनावट है, ये गुलाबी होठ, गुलाबी गाल, ये इंसान के खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत बॉडी, सब वक्त के प्रभाव में आ जाते हैं। प्यार लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं आता। वक्त के साथ इंसान की फ़िज़िकल ब्यूटी चेंज हो जाती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, चेहरे लूज़ हो जाते हैं, स्किन लूज़ हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, गुलाबी होठ झूल से जाते हैं, गाल झूल से जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, सब कुछ टाइम के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन ट्रू लव कभी भी, प्यार जो होता है कभी भी समय के प्रभाव में नहीं आता, वो समय से परे है, मतलब कि वो हमेशा हर वक्त में बराबर रहता है, बढ़ता है, कम नहीं होता, जो सच्चा प्यार होता है। तो टाइम सीकर का मतलब है मृत्यु या विनाश। ऑप्शन डी राइट है, सॉरी ऑप्शन बी राइट है। अगला है, विच पोएटिक फॉर्म इज़ यूज्ड इन सोनेट 116। 116 यानी कि पोएम का नाम याद रखिएगा, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसको सोनेट 116 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन सी पोएटिक फॉर्म को विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया है? तो वो है शेक्सपियरियन सोनेट। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट। विलियम शेक्सपियर की पोएम जो सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम है A B C D E F G। ऑप्शन सी राइट है। अगला है, व्हाट डज शेक्सपियर इम्प्ली अबाउट लव एंड टाइम। शेक्सपियर क्या बताते हैं लव और टाइम के बारे में? ट्रू लव इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टाइम, कि सच्चा प्यार टाइम के प्रभाव में नहीं आता, ये वक्त के साथ भी हमेशा बरकरार रहता है। वक्त गुजर जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, फिजिकल ब्यूटी टाइम के साथ ढल जाती है, लेकिन ट्रू लव नहीं बदलता। अगला है, द कॉन्क्लूडिंग कॉपलेट एम्फेसाइजेज। तो जो कॉपलेट है, लास्ट की दो लाइन जो है इस पोएम की, वो क्या बताती है? पोएट्स कॉन्फिडेंस इन हिज डेफिनेशन ऑफ लव। पोएट का कॉन्फिडेंस दिखाती है कि प्यार की डेफिनेशन जो उन्होंने ऊपर दी है वो सच है। नीचे की दो लाइन में जो कि कॉपलेट विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि ऊपर जो कुछ भी मैंने सच्चे प्यार के बारे में लिखा है, अगर किसी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं पोएट नहीं हूँ, मैं लिखना छोड़ दूंगा, और मैं ये भी मान जाऊंगा कि किसी ने इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं किया,
क्योंकि पोइट का कहना है, पोइट का पूरा कॉन्फिडेंस है कि ट्रू लव ऐसा ही होता है जैसा मैंने इस पोएम में डिफाइन किया है, विलियम शेक्सपियर कहते हैं। इसलिए वो नीचे की 2 लाइन में कहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर किसी ने प्रूव कर दिया सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता तो मैं लिखना छोड़ दूंगा और मैं मान जाऊंगा किसी ने इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं किया। तो बताइए मेरे स्टूडेंट्स, आपकी क्या राय है? विलियम शेक्सपियर ये जो बात कह रहे हैं क्या एकदम सच है? चलिए, मुझे तो सच लगता है, एक बार आप भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला है एसे ऑन मैन एसे ऑन मैन, जो कि एक पोएम है, वो एक फिलोसफिकल पोएम आपके सिलेबस में दी गई है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन ए आपका राइट है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज एन एसे ऑन मैन। पोएम का थीम क्या है? मेंस प्लेस इन द यूनिवर्स, इंसानों का जो स्थान है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। अगला है द पोएम इज रिटन इन, जो पोएम है वो ब्लैंक वर्स नहीं, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका राइट है। एन एसे ऑन मैन को पोएट ने हीरोइक कपलेट में लिखा है। अगला है द फेमस लाइन नो देन दिस सेल्फ सजेस्ट। इस पोएम की जो ये लाइन है क्या सजेस्ट करती है? वो बताती है नो योर ओन लिमिटेशन। इंसान को खुद को ढूंढना चाहिए, अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। नो योर ओन लिमिटेशंस, ऑप्शन डी राइट है। अगला है अलेक्जेंडर पोप बिलीव दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज। ये पोएम है एन एसे ऑन मैन, ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। तो पोप बिलीव्ड, पोप यकीन करते हैं दैट एवरीथिंग, जो कुछ है इस दुनिया में वो क्या है? परफेक्टली ऑर्डर्ड बाय गॉड, कि गॉड के ऑर्डर से ये सब कुछ चलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है अकॉर्डिंग टू पोप मैन इज ए मिक्सचर ऑफ रीजन ऑफ पैजन। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है पोप वॉन्ट्स अगेंस्ट, अलेक्जेंडर पोप अपनी इस पोएम में किस चीज़ के अगेंस्ट बात करते हैं, वार्न करते हैं आप लोगों को? प्राइड एंड एक्सेसिव एम्बिशन, जो घमंड होता है या जो एम्बिशन वाली चीज़ें होती हैं ना, इंसान को उससे बच के रहना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला एमसीक्यू है हु इज स्पीकिंग इन द पोएम माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस पोएम में कौन बोलता है? द ड्यूक। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो ड्यूक होता है वही नरेटर होता है, वही स्पीकर है, वही बोलता है माई लास्ट डचेस पोएम में, और वो अपनी वाइफ को मरवा भी देता है क्योंकि वो हर वक्त मुस्कुराती थी, इसलिए बाद में वो दूसरी शादी का इरादा बनाता है। तो सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। द ड्यूक इज शोइंग द पेंटिंग टू, देखो एग्जाम में तो पोएम का नाम आगे लगा होगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि किस पोएम से पूछ रहा है। तो बाकी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आप गौर करते रहिए। चलिए, जितना कुछ बताया है सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने वीडियोस अपलोड कर दी हैं आपके लिए। द ड्यूक इज शोइंग द पेंटिंग टू, ये जो पेंटिंग होती है ड्यूक की वाइफ की जो मर चुकी है, उसकी पेंटिंग ड्यूक किसको दिखाता है? द इनोव मैसेंजर को, मतलब कि एक दूत को दिखाता है जो कि मतलब ड्यूक की दूसरी शादी कराने वाला है, उसको वो दिखाता है, दूसरी शादी का प्रतिनिधित्व करता है ड्यूक की, तो उसको वो दिखाता है जो ड्यूक होता है। अगला द पोएम इज ए, तो द लास्ट डचेस जो है, जो माई लास्ट डचेस पोएम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है द ड्यूक फील्स एंग्री। ड्यूक जो है गुस्सा करता है बिकॉज द डचेस, जो उसकी वाइफ डचेस थी, वो काफ़ी ज़्यादा जैसे क्या थी, स्माइल्ड एट एवरी टाइम, हर वक्त मुस्कुराती थी, और जो ड्यूक था उसे यही चीज़ पसंद नहीं थी कि वो हर किसी को देखकर मुस्कुराती है, हर वक्त वो खुश रहती है। वो चाहता था वो बस उसे देख के मुस्कुराए, उसके हिसाब से रहे, तो वो ऐसा नहीं हो पाता तो वो उसको मरवा देता है। द पेंटिंग ऑफ द डचेस इज केप्ट, ड्यूक की वाइफ डचेस की पेंटिंग केप्ट यानी रखी है कहाँ पर? तो बिहाइंड ए कर्टन, पर्दे के पीछे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है द डचेस लाइक्ड, डचेस को क्या पसंद था? सिंपल थिंग्स एंड काइंडनेस पसंद थी। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है द ड्यूक वांटेड टू डचेस टू, द ड्यूक था वो डचेस से क्या चाहता था? रेस्पेक्ट ऑनली हिम, जो कि सिर्फ उसी की रेस्पेक्ट करे, बल्कि वो हर वक्त सबको देख के मुस्कुराती थी, खुश होती थी, रेस्पेक्ट करती थी, तो वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ ऐसा करे, इसलिए वो उसको क्या करता है? मरवा देता है, उसका मर्डर करवा देता है।
ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। चलिए, वॉट हैपन टू द डचेस, डचेस के साथ क्या होता है? तो डचेस के साथ होता है द ड्यूक हैड हर किल्ड, ड्यूक उसको मरवा देता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है द ड्यूक उस प्लानिंग टू, ड्यूक क्या प्लान करता है? मैरी अगेन, दोबारा शादी करने की। ऑप्शन बी आपका राइट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं इनको तैयार कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।